हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे, पढ़ाई लिखाई बड़े से चल रही होगी। ठीक है। और इसके बाद आपके 2 लेक्चर्स और हो जाए और आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग पर। तो स्टार्ट किया जाए। कैसे हैं आप सभी? तो लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को परमाणु मॉडल पूरा डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग को डिस्कस करना था स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे बनता है, जरा इसके बारे में डिस्कशन करना था। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑल्दो मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है। जब हम किसी चैम्बर में एक गैस को लेते हैं, ठीक है, और इसके नीचे लगा देते हैं आग। क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, आग लगा दी हम लोगों ने। अब आग लगा दिए तो ये गैस के परमाणु गर्म होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, जैसे मान लो ये नाभिक है और ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है और ये तीसरा कोश है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन कूद करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है ना, या उच्च ऊर्जा स्तर से कूद करके, दोनों चीजें हो सकती है, फिलहाल अभी समझते हैं हम लोग। तो गैस के परमाणु एक्साइटेड होते हैं। ठीक है। एक्साइटेड होने के बाद ये ऊपर कूद जाते हैं, और कूदने के बाद जब ये फिर से वापस आते हैं नीचे, एनर्जी इससे लिए गर्मी से कूद गए ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा उस एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है। तो कूद तो गया ऊर्जा लेकर के, लेकिन अब उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, है ना। जब ये वापस नीचे अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा थी वो ऊर्जा बाहर निकालेगा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, है ना। और उन्हीं में से कुछ तरंगे हमको प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी तरंगे प्राप्त होंगी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सी तरंगदैर्घ्य की तरंगे हमको यहां पर प्राप्त होने वाली है। ठीक है, बोले भाई, इतनी बातें सबको समझ में आई। इसी का उल्टा, अगर हम किसी गैस को चैम्बर में भर दें, है ना, और उसके बाद इस पे हम प्रकाश आपतित कराएं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित कराएं, तो होता क्या है कि जब ये तरंगें इधर से इधर निकलती है तो इसमें से कुछ तरंगें तो बाहर निकल जाती हैं और कुछ तरंगें इधर से इधर आने में गायब हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं, है ना। होता क्या है कि यही वाली तरंग को अवशोषित करके यहां से यहां कूदता है। पिछली बार क्या था कि ये जब यहां से वापस आता है तो ये तरंग बाहर निकालता है, और क्योंकि इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी का लेवल जो है वो कांस्टेंट है, तो जितना बाहर निकाला था जो तरंग, वही तरंग अवशोषित करके ये वापस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। क्या आप सभी को ये दोनों चीजें समझ में आई? इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? बताइए जल्दी। हाँ भैया, नए नवेले उनका स्वागत है, जो पुराने हैं उनका फिर से स्वागत है। और नालायकों, वीडियो को आया करो तो लाइक कर दिया करो, और दोस्तों के बीच जरा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है। पिछली क्लास सब लोगों ने परमाणु की थी, जरा बताइए क्या आप लोग पिछली क्लास करके आए हैं? मैं पिछली क्लास भी सब डिस्कस किया था, तो यहां पर यही जो मैंने अभी आपको बताया, समझाया, वही यहां पे लिखा हुआ है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन गैस में एक कोई तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस कहीं से भी लेकर के आओ, दुनिया के किसी कोने की हाइड्रोजन गैस लेकर के आओ, सब में वही सेम तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकलेगी। तो जैसे इंसान का अंगूठा आज चाहे 20 साल बाद लगाओ, उसका फिंगरप्रिंट सेम रहेगा, है ना। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम चाहे जहां हो, आज हो, कल हो, यहां की हो, अमेरिका के हाइड्रोजन, कहीं की हाइड्रोजन हो, सबके लिए ये लैम्डा सेम ही रहने वाला है। एक तरंगदैर्घ्य, 2 तरंग जितनी भी होगी, बट वो सेम रहने वाली है। ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग इसको गैसों का फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई विधि नहीं है, रासायनिक तरीका नहीं है चेक करने का कि कौन सी गैस है, तो हम फिजिक्स लगाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी गैस है, कौन वाली तरंग दैर्घ्य उसने एमिट की या कौन सी उसने अवशोषित की। उसको देख करके हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है कि हीलियम गैस है। बोलो बात समझ में आई? ये फिंगरप्रिंट का क्या मीनिंग है, ये क्लियर हो गया सभी को? क्यों भाई? ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। चलिए ऊर्जा स्तर आरेख पे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर आरेख क्या होता है? लास्ट टर्न पर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 बटे n स्क्वायर इंटू जेड। याद आ रहा है? ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, H के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जो Z होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हाइड्रोजन के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा En बराबर माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये बहुत बहुत मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में जरूर देखना, जितने लोग पढ़ रहे हो तुम में से 50% लोगों से ज्यादा लोगों के एग्जाम में ये सवाल आने वाला है ना? ऊर्जा स्तर आरेख क्या होता है? ठीक, तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, ये किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी हुई है। ठीक है, अगर मैं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना चाहूं तो n बराबर 1 रख दूंगा, तो 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना चाहूंगा तो n बराबर 2 रख दूंगा। डायरेक्टली इस पर न्यूमेरिकल भी आता है ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, गणना कीजिए। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला अपने पास है, उठा करके n बराबर 3 रख देना है और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकल आएगी। ऐसी ही चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकल आएगी, है ना? ऐसे ही पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकल आएगी। और अगर हम अनंत पे चले जाएं तो यहां अनंत यानी सबसे 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 दूर वाली कक्षा में ऊर्जा अगर हम निकालेंगे तो इनफाइनाइट पुट कर देंगे नीचे, तो इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगी ऊर्जा। ठीक, अब इसी को मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, माइनस यहां पे आगे माइनस मिस हो गया, इसमें मैं लगा दे रहा हूं, ये माइनस छूट गया, तो माइनस 8.5 है, बहुत मिसप्रिंट है यार, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? और यहां तो माइनस लगा दो, काम हो जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब ठीक है। बताओ माइनस 0.54 माइनस 8.51 माइनस 5.1, आपको क्या लगता है कि सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है या सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा है? कौन सबसे बड़ा है बताओ जरा मुझे, इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा है या ये सबसे बड़ा है या ये सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कौन है इसमें, क्या लगता है तुम लोगों को? आयनन विभव भी निकलवा देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है? धैर्य से पढ़ाई करिए, सब मिलेगा यहां पे, कुछ छूटेगा नहीं, है ना? हाँ, 0 सबसे बड़ा है और ये भाई माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसका मान उतना ही छोटा होता है, यानी सबसे छोटा ये है। तो वाई एक्सिस पे सबसे छोटा यानी सबसे नीचे कौन होगा? -13 यहां पे -13.6, ये सबसे छोटा है n बराबर 1 के लिए, है ना? इससे बड़ा कौन होगा? तो सर इससे बड़ा हो जाएगा ये -3.4, फिर और बड़ा ये हो जाएगा, फिर और बड़ा ये, फिर और बड़ा ये। ठीक है, कुछ लोगों के मन में कभी कभी ये ख्याल शायद अभी अभी आया हो, शायद आया हो कि सर पहले तो गैप बहुत ज्यादा है, फिर आपने गैप कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया। देखो ये डिजाइन नहीं है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है ना? -13.6 अगर ये वाली लाइन है, ठीक, तो दूसरी वाली -3.4 है, ठीक है? -3, तीसरी वाली -1.51 है, -1.51 है, चौथी वाली आपकी -0.85 है। अब जरा समझेंगे आप, ये गैप कम क्यों होता जा रहा है? आप अगर इन दोनों घटाएंगे
तो लगभग अंतर 10 के बीच आएगा, लगभग मोटी मोटा बात कर रहा हूं, 13 में से 3 गए, लगभग 10 के आसपास। इनको आप घटाएंगे तो 3.5 में 1.5 गए, लगभग अंतर 2 का आएगा। इसको आप घटाओगे तो 8, 7, 15, लगभग 0.7 का अंतर आएगा। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे आप ध्यान से देखिए तो ये अंतर कम होता जा रहा है। इसीलिए यहां पर जो पहली लाइन है उसमें गैप बहुत ज्यादा है, फिर गैप कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गैप कम होता जाएगा। और यहां पे अनंत वाली कक्षा में एनर्जी 0 हो चुकी है। जब एनर्जी 0 हो जाएगी तो उसके ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जो परमाणु है वो आयनित हो जाएगा। अगर n बराबर अनंत मतलब सब बाहर चला गया एकदम परमाणु के, तो इसका मतलब परमाणु क्या हो गया, यहां पहुंचने पे परमाणु आयनित हो जाएगा। बोले क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आई? गुड इवनिंग बच्चा लोगों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी अंगूठा मारो अगर समझ में आया तो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक को जरूर कर देना। ठीक है, तुम सब बहुत नालायक हो गए आज का। सही है, ओके। आयनन ऊर्जा कैसे निकलेगी? जब n बराबर इंफिनिटी रख देंगे, ठीक है, तो उसमें जाने में कितनी ऊर्जा निकली, वही आयनन ऊर्जा है। ठीक, आगे चले शाबाश। ठीक है, ऊर्जा इस तरह आरेख का एग्जाम में अगर बना लोगे आप, हर एक स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैलकुलेट करोगे और फिर सबको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दोगे। इसी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। 5 नंबर मुफ्त का, ठीक है, एकदम फ्री का है। बस इसमें 1, 2, 3, 4 रख के कैलकुलेशन करना है तुमको। ठीक, आगे चलिए अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न श्रेणियां हम पढ़ लेते हैं। क्या आपको ये विजिबल है, दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? क्यों भाई, बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम क्या सबको क्लियरली दिख रहा है? चलो अच्छा, मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक, टिडिंग टिडिंग। ये पहला वाला मान लेते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दूसरा वाला मान लेते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीसरा वाला मान लेते हैं, थोड़ा सा कम गैप हो जाएगा, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे बनाना है एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये चौथा वाला थोड़ा और पास हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा और पास आ जाएगा, तो ये वाला आपका जो है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका, सही लिखा मैंने? ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद आपका फिर ये सब 0 हो जाएगा, मतलब एकदम बाहर निकल गए परमाणु से। ठीक है, देखो बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, कुछ पूछो मत। ठीक है, मैं थोड़ा इसी को ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा आपको एक अलग तरीके से समझा रहा हूं इसको, थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं इसी चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए, ये आपका परमाणु का नाभिक है। ये पहला वाला कोश है, ये दूसरा वाला कोश है, ये तीसरा वाला कोश है, ये चौथा वाला कोश है। ठीक है, अलग अलग कक्षाएं हैं ये। ठीक, बहुत साधारण सी बात जरा मुझे बताना। ठीक, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कहां कहां से कूद के आ सकता है? ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ऐसे ही आगे हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 5 हो जाएगा। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कहां कहां से कूद के आ सकता है? सर, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर वाले से कूद के आ सकता है। मतलब पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कहां से कूद के आ सकता है? 2 से आ सकता है सर, इलेक्ट्रॉन 3 से आ सकता है सर, इलेक्ट्रॉन 4 से आ सकता है सर, इलेक्ट्रॉन 5 से आ सकता है सर, आ सकता है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले में कूदता है, पहले वाले में, कहां? पहले में, चाहे जहां से कूदे, ये परमाणु है आपका, ये नाभिक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूद के इसमें आ सकता है, पहले वाले कोश में। ठीक है, तो पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन
n बराबर 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से, कहीं से भी आए, अगर वो पहले वाले में कूद रहा है तो इसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। जोर से बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 चाहे जहां से कूदे, लेकिन आके कूदे अगर पहले वाले में तो इसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी, है ना। इसी प्रकार अगर यही इलेक्ट्रॉन पहले की जगह दूसरे वाले में कूद जाए, दूसरे वाले में कूद जाए ये इलेक्ट्रॉन चाहे जहां से कूदे, है ना, तो इसको बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। ठीक, अच्छा सबको अब आसानी से याद हो गया। इलेक्ट्रॉन कूदेगा सर, पहले वाले में कूदेगा लाइमन, दूसरे वाले में कूदेगा पाश्चन। ठीक है, सॉरी पाश्चन को बामर हो गई, बामर हो गई, ठीक है। अच्छा तीसरे वाले में कूदे अगर, तो तीसरे में फिर चौथे से कूद सकता है, पांचवें से कूद सकता है, आगे और छठे से भी कूद सकता है, होगा कहीं। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 4 में कूदे, चाहे जहां से कूदे, अपने को इससे मतलब नहीं कहां से कूद रहा है, कूदने तो हाथ पैर तोड़वाएगा अपना, हमको क्या है। ठीक है, अगर यहां कूद रहा है, ठीक, चाहे जहां से कूदे, यहां से कूदे या अपने और बाहर वाले से कूदे, ठीक, तो ये आपका कहलाएगा लाइमन, बामर, पाश्चन, ये कहलाएगा ब्रैकेट श्रेणी, है ना, ब्रैकेट। और इसी प्रकार अगर इसमें कूदे, चाहे जहां से कूदे, तो ये कहलाएगी फुंड श्रेणी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सर। अगर 1 में कूद रहा है तो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां से कूदे, चाहे यहां से कूदे, चाहे यहां से कूदे, चाहे यहां से कूदे, ठीक है, तो ये कहलाएगी लाइमन श्रेणी। क्या कहलाएगी? लाइमन। ये ऊर्जा स्तर आरेख पे बता रहा हूं और वो एक्चुअल में परमाणु में समझा रहा हूं कि परमाणु में कैसे कूदा होगा इलेक्ट्रॉन। और ये ऊर्जा स्तर आरेख देख लो, इस वाली ऊर्जा से कूदा, इस वाली ऊर्जा से कूदा, इस वाली ऊर्जा से कूदा, ऐसे कूद गया। ठीक है, दूसरा बामर श्रेणी कहां से बनेगी सर? तो बामर श्रेणी में सर n बराबर 2 में कूदेगा, ये n बराबर 1 था आपका, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है। ठीक है, आगे 6, 7, 8 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ भाई, चलो अब अगर n बराबर 2 में कूद जाए तो 2 में सर यहां से कूद जाएगा सर, यहां से कूद जाएगा सर, यहां से कूद जाएगा सर, और ऊपर से कूद सकता है सर, है ना, तो ये हो जाएगी बामर श्रेणी। क्या हो जाएगी? बामर श्रेणी। ठीक, उसी तरह से अगर n बराबर 3 में कूद जाए इसमें, ठीक है, यहां कूद जाए, तो ये हो जाएगी पाश्चन श्रेणी। ठीक है, n बराबर 4 में अगर कूद जाए, 4 में अगर कूद जाए, यहां से कूद जाए, आगे से कूद जाए, तो हो जाएगी ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, और अगर n बराबर 5 में कूद जाए, तो अगर 5 में कूद जाए और आगे से कहीं से भी कूद जाए और ऊपर भी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फुंड श्रेणी। आप आगे और 1-2 बना लीजिएगा लाइन, ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ दिया। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, इस तरह से चाहे आपको जो भी श्रेणी पूछे, सिंपल फंडा है सर। लाइमन पूछे n बराबर 1 में कूदेगा, कहां से कूदेगा? जहां से मर्जी कूदने दो। n बराबर 1 में कूदेगा तो लाइमन श्रेणी बनेगी, है ना। बामर श्रेणी क्या बनेगी सर? कब बनेगी बामर श्रेणी? जब n बराबर 2 में कूदेगा। कहां से कूदेगा? चाहे जहां से कूद जाए, 3, 4, 5, 6 हमेशा ऊपर से नीचे कूदेगा ना। तो अगर 2 में कूदेगा 3 से स्टार्ट होगा, 4 में कूदेगा 5 से स्टार्ट होगा, 7 में कूदेगा तो 8, 9, 10 से स्टार्ट होगा। बोलो बात, इतनी बात क्या सबको समझ में आई? जल्दी बताओ। और इस श्रेणी कहते किसको है? जब ये इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो यहां से प्रकाश उत्सर्जित करेगा, hν, फोटोन, है ना। और इसी फोटोन को फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम डेवलप करेंगे कि कौन कौन सी तरंगदैर्घ्य निकली, तो उसी को हम बोलते हैं श्रेणी, है ना, कि कौन कौन सी तरंगदैर्घ्य निकल रही है। क्लियर है सभी को? तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड में किसी कोई समस्या तो नहीं है? हो जाएगा, ठीक। इस चैप्टर न्यूमेरिकल्स अभी कराएंगे, चिंता मत करो, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब भी देखना, जस्ट अब भी देखना, हो जाएगा, ठीक। अब इन्हीं एक श्रेणी को मैंने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया। अभी जो मैंने समझाया ना, अब मुझे अलग समझने की जरूरत नहीं है। लाइमन कब होगा?
सर n बराबर 1 में कूदेगा, कहां से कूदेगा सर, यहां से कहीं से कूद जाए लेकिन 1 में कूदेगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका इसकी तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला। ठीक है सर, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला कहां से आ गया सर, तो मैंने लास्ट टर्न पे आपको ड्राइव कराया, फिर से बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था En बराबर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने, En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है, क्यों भाई, यह भी पढ़ा, हम सबने पढ़ा। ठीक है, गुड। अगर मान लो n1 बराबर n2 से वो n1 में कूद रहा है, तो n2 में एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, n2 में एनर्जी हो जाएगी -13.6 बटे n2 का स्क्वायर। और n1 में एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो -13.6 बटे n1 का स्क्वायर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में कूदेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, जो फोटोन निकल रहा है, तो सर E2 माइनस En2 माइनस En1 कर देते हैं सर। ठीक है, और E इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा हो जाएगा सर। और ये आपका हो जाएगा -13.6 बटे n2 मतलब n2 स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 13.6 बटे n1 स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लोग किस में कन्वर्ट कर लोगे, जूल में कन्वर्ट करोगे। क्यों भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो इसमें आप 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको नीचे भेज दोगे, तो फाइनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। सब कैलकुलेट करके जगह नहीं है, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, इसी सब को एक साथ, ये सारे कांस्टेंट को एक साथ लेके हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये n1 आगे आ जाएगा, ये माइनस में पीछे लाएगा n2, 13.6 कॉमन हो गया, और ये सब इकट्ठा मिलकर रिडबर्ग कांस्टेंट बन जाएंगे। बोले क्लियर है, इसमें इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद hc अपॉन लैम्डा कर देंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला लास्ट टर्म का था, बट क्योंकि फिर से रिपीट, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया एक बार। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। बताओ फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बताओ भाई। ठीक है, तो n1 बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, n2 बराबर चाहे जो रख लो। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे मुझे बताओ आप पहली लाइन किसको कहोगे, लेफ्ट वाली को या राइट वाली को, पहली लाइन आप किसको कहोगे बताओ। एक तो अनंत से भी कूदा है ना, एक तो अनंत से भी कूदा है, इसी में ये इंफिनिटी से कूद रहे हैं, सब इंफिनिटी से कूद रहे हैं। ठीक है, पहली लाइन किसको कहोगे, लेफ्ट वाली को या राइट वाली को। पहली लाइन लेफ्ट वाली को कहोगे लेफ्ट वाली को। तो पहली लाइन कब प्राप्त होगी, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कूदेगा लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कूदेगा पहली लाइन के लिए, बताओ मेरे को। n बराबर 2 से 3 से 4 से 5 से इंफिनिटी से, तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद समझ जाओगे। अब इतना आसान है ये। अरे यार ये राइट कौन बता रहा, पहली लाइन लेफ्ट होती राइट, कैसे बात करते हो यार, इधर से गिनते 1 2 3 4, पहली लाइन लेफ्ट वाली है ना यार, कुछ भी मतलब है? सबसे पहले कहां से कूदेगा यार, ऐसे समझो ना। सबसे पहले सर, सबसे पहले तो 2 से कूदेगा ना, फिर 3 से कूदेगा, तो पहली वाली 2 से कूद रहा है ना, तो n बराबर 2 के लिए पहली लाइन प्राप्त होगी हमको। ये बात सबको समझ में आ गई कि n बराबर 2 रखने पे हमको पहली लाइन प्राप्त होगी, प्रथम रेखा। तो अगर आपसे पूछता है कि प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो n का मान यहां 2 रख दो, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको मिल जाएगी, है ना। आपसे अगर पूछता है अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अंतिम में कहां से कूदेगा, अनंत से कूदेगा, तो अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए क्या करोगे आप, n बराबर इंफिनिटी रख दो यहां पे, है ना। हमने कैलकुलेट कर रखा ऑलरेडी आपके लिए, जब हमने n बराबर 1 रखा, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य n बराबर 2 रखा जब हमने, तो हमको प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य मिल गई 121.5 नैनोमीटर। और जब हमने इसी सूत्र में n2 बराबर इंफिनिटी रख दिया, तो हमें यहां पे लैम्डा की वैल्यू मिल गई 90.9 नैनोमीटर, है ना।
कहीं कहीं आपको ये वैल्यूज जो है वो एंगस्ट्रॉम में लिखी मिलेंगी। ठीक, तो एंगस्ट्रॉम में अगर करेंगे तो 1215 एंगस्ट्रॉम और ये 909 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 0.1 अंक खिसका लेंगे। तो कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे, सर हमारे में तो सर ये 1215 लिखा हुआ है। और एक बात, ठीक है, और एक बात, ये जो 1215 है थोड़ा आसपास हो सकता है, किसी किसी बुक में कैलकुलेशन में 1214, 1213, 1210 तीन ही अंक लेने के बाद लिख दिया हो, तो उसकी टेंशन मत लेना, है ना, कि सर 5 लिखा 3 लिखा है मेरे बुक में, वो कैलकुलेशन में 3 अंक 4 अंक जैसे निकाला उसके हिसाब से लिख दिया है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो पहली रेखा निकालने के लिए n बराबर 2 रखेंगे, n2 बराबर, और अंतिम रेखा के लिए n2 बराबर इंफिनिटी रखेंगे। ठीक है, तो हमें पहली और अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य मिल गई। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमें जो तरंगदैर्घ्य मिल रही है वो मिनिमम मिल रही है 91.2 नैनोमीटर और मैक्सिमम मिल रही है 121.5 नैनोमीटर, और ये होता है पराबैंगनी क्षेत्र में। कहां होता है? पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन, यानी लाइमन श्रेणी में जो तरंगें निकलेंगी वो कैसी होंगी? पराबैंगनी क्षेत्र में होंगी। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य किस क्षेत्र में होती है, तो लाइमन श्रेणी में ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे। समझ में आई बात? और ये पूरा लाइमन श्रेणी का फुल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली, अब देखो बहुत तेजी से खत्म होगा टॉपिक। सिमिलरली अगर हमें बामर श्रेणी चाहिए तो आपको भी पता है कि बामर के लिए सर 2 में कूदेंगी। कहां कूदेंगी? 2 में। कहां से कूद सकती है? अपने हायर वाले से, तो 3 से कूदेंगी, 4 से कूदेंगी, 5 से कूदेंगी, 6 से कूदेंगी, इन्फिनिटी से कूदेंगी, है ना। तो प्रथम रेखा कब मिलेगी? सर जब 3 से कूदेगी तो प्रथम रेखा मिलेगी, और सर इन्फिनिटी से कूदेगी तो अंतिम रेखा मिलेगी। सही है? ठीक, तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सर यहां 3 रख दो, उठा करके सॉल्व कर लो, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ये मिल जाएगी। ठीक है, और यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, यही न्यूमेरिकल आता है कि हार्डोन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य बताओ। अरे प्रथम ये, द्वितीय मतलब n बराबर 4 रख देंगे, और क्या। कॉमन सेंस यूज करो और खटाखट आंसर लिखो। बोलो ये बहुत आसान है कि नहीं, पहले मुझे बताओ, ये बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं? बहुत इजी है, महा इजी है। ठीक है, तो मिनिमम तरंगदैर्घ्य कितनी आई? 410 नैनोमीटर, मैक्सिमम 654 नैनोमीटर। और हर बच्चा जानता होगा कि लगभग 4000 से 7000 जो तरंगदैर्घ्य होती है वो दृश्य क्षेत्र की होती है, विजिबल रीजन की होती है। यानी यहां से जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा? दृश्य होगा। तो बामर में कैसा प्रकाश निकलता है? दृश्य प्रकाश निकलता है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है ना। प्रथम रेखा तरंगदैर्घ्य के लिए n2 का मान कितना होगा? सर 3 होगा। अंतिम रेखा के लिए तो इन्फिनिटी हमेशा होगा। सही है? क्लियर है? समझ आ रहा है एकदम बढ़िया से? नेक्स्ट आगे चलते हैं। पाशन के लिए जल्दी कमेंट बॉक्स में तुम लोग खड़ाखट सारी चीजें बता डालो मेरे को। प्रथम रेखा के लिए जल्दी बताओ। प्रथम रेखा के लिए लिखा है सामने, लेकिन फिर भी तुम लोग बताओ, है ना। आज के बाद कभी नहीं भूलेगा तुम लोगों से। प्रथम रेखा के लिए सर बामर है तो सर 3 में कूदना है सर, और प्रथम रेखा के लिए सर 4 से कूदेगा, और अंतिम रेखा के लिए अनंत से कूदेगा सर। ये इंपॉर्टेंट, मैंने एकदम महत्वपूर्ण बिंदुओं को एकदम मस्ती से लिख दिया है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक, शाबाश बेटा। इसमें याद ही कहां करना है कुछ? आप बताओ, इसमें कुछ याद करना है क्या? इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या याद करोगे इसमें? इसमें याद कौन कह रहा है कि इसमें याद करने वाली कोई चीज आपको लग रही है? बताओ, किसी को लग रहा है याद करना है क्या? बस एक ये बात आपको समझ लेना है, वो भी
याद को एक चीज करनी है, ये क्रम लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, ये क्रम याद कर लो, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड। तो 1 2 3 4 5 अपने आप याद हो जाएगा, केवल ये रट लो बस, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, इतना रट लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ऐसे उंगली लिखो, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड। पूछे बामर एग्जाम पूछ ले, बामर मतलब सर 2, पाशन सर लाइमन बामर पाशन 3। कितना सिंपल है यार, अगर आपको एक क्रम याद है तो सब आसान है। समझ आ रही बात? हाँ भैया, नए स्टूडेंट का स्वागत है, ठीक है। और नहीं ठीक है, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों देखना पड़ेगा यार, रट डाउन लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड, क्यों देखना पड़ेगा? क्लियर है। अब मान लो आपसे कह रहे पाशन की सर चाहिए तीसरी तरंग दैर्ध्य, तो पाशन में सर 3 में कूदेगा सर, तो 3 में तो कूदेगा ही, और फिर तीसरी निकालो तो 4 से कूदेगा, तो 4 5 6, तो तीसरी तरंग दैर्ध्य कहां से बनेगी? n बराबर 6 से कूदेगा, तीसरी तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी आपको। प्रथम रेखा आपको मिल गई 4 के लिए, अंतिम रेखा इंफिनिटी के लिए। रख के यहां कैलकुलेशन करेंगे तो पहली रेखा तरंग दैर्ध्य इतनी आएगी, अंतिम कितनी आ जाएगी, ठीक है। और वापस से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत हायर तरंग दैर्ध्य है, जो कि अवरक्त क्षेत्र के लिए आपको मिलेगी। तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है, ये 8200 है, ठीक है, और ये 18700 एंगस्ट्रॉम में अगर बात करें तो है, और ये आपकी इंफ्रारेड रीजन में होती है, ठीक है। और ऐसे को याद करना भी आसान हो गया। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो बीच में होता है आपका, बीच में विजिबल होता है बीच में, ठीक है। इधर अल्ट्रावायलेट, इधर इंफ्रारेड। तो शुरू का 3 तो ऐसे ही याद हो गया कि पहले वाले का अल्ट्रावायलेट, दूसरे नंबर का विजिबल, तीसरे वाले का इंफ्रारेड। ये भी कितना आसानी से याद हो गया अगर आप याद करना चाहोगे तो, ठीक है। क्यों भाई? n बराबर 6 में एक कूदवा रहा है। जरा एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ, तुम्हारे पास ऐसा तत्व है जिसमें छठे में जाकर के तुम वो इलेक्ट्रॉन भरोगे? है तुम्हारे पास ऐसा तत्व? ठीक, क्लियर है? परमाणु क्रमांक 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, बताओ जरा मुझे। परमाणु क्रमांक 100 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? आता है तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, है ना? 2 परमाणु क्रमांक 100 के लिए, 2 8 फिर 18, गलत तो बताना मेरे को, करेक्ट करना, 36 50, है ना? 50 कहां पूरा हो पाएगा? 36 और 18 कितना हुआ ये? 36 और 18 कितना आएगा? 54, 54 और 8 62 2 64, 64 और 50 कितना हो जाएगा? 114 नहीं, चलो मान लिया 114 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया मैंने। चलो अब ये वाला तत्व तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल में है, आर्टिफिशियली बनाया गया तो अपनी जगह है क्या तुम्हारे पास? तो हमारे पास 6 से ऊपर वाले, जब 5 से ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तत्व ही नहीं है तो 5 से ऊपर में कुदवाओगे कैसे तुम? मैक्सिमम 5 में कुदवा सकते हो। बोलो बात मेरी समझ में आई तुमको कि नहीं समझ में आई? जो भैया हमारे सवाल पूछे थे, आगे चले, ठीक, आगे चले। हाँ तो मैक्सिमम हम 5 मैक्सिमम कर पाते हैं यार, कूदवाएंगे कहां से हम? चलो फुंड पे आते हैं। 5वीं फुंड श्रेणी कहां कूदेगी? सर 5 में कूदेगी। कहां से कूदेगी? 5 के बाद 6 7 8 जहां से कूदवाओ वहां से कूद जाएगी सर, है ना? तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, प्रथम के लिए 5 में कूद रही तो प्रथम 6 से और अंतिम अनंत से कूदेगी, है ना? मिनिमम तरंग दैर्ध्य 820, मैक्सिमम इतनी, तो ये भी किस में आएगी? इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त में आएगी। क्लियर है सभी को?
तो लाइमन बामन पाश्चन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, इतनी श्रेणियां हैं, सारी डिस्कस हो गई हैं, कौन सी किस क्षेत्र में मिलती है, सब कुछ मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, एवरीथिंग। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी इसका मतलब है कि N1 बराबर 1 में कुदवाना है ना, कि प्रथम रेखा मतलब N2 बराबर 2 से कुदवाना है ना, लाइमन श्रेणी के लिए। तो 1 अपॉन लैम्डा लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, R ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा L इक्वल टू क्या आएगा, R ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा L कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4, तो 3R/4 हो जाएगा। यानी यहां से आपको लैम्डा L की वैल्यू मिल जाएगी 4/3R। सही है, ये आपको लैम्डा L की वैल्यू मिल गई। फिर आपसे कह रहा है तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। ठीक है, तो ये लाइमन के लिए हो गया। अब बामर के लिए हमसे बात कर रहा है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। तो यहां पर बामर में कहां से कूदेगा सर, अच्छा कूदेगा कहां, लाइमन के बाद बामर आता है, इसका मतलब कूदेगा तो सर 2 में ही। कहां से कूदेगा, प्रथम रेखा है यानी कि 3 से कूदेगा सर, प्रथम रेखा 3 से बनेगी, है ना। तो 1 अपॉन लैम्डा बामर श्रेणी के लिए क्या लिखेंगे बताओ, R ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 मतलब 3 का स्क्वायर। सही जा रहे हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा बामर श्रेणी का आ जाएगा R ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा, 5/9 चौक 36, है ना। तो यहां से लैम्डा बामर श्रेणी का कितना निकल करके आ जाएगा, 36/5R। ये आ गया देखो। तो लाइमन और बामर श्रेणी का आपको प्रथम रेखा, ठीक है, आप लैम्डा 1 भी कह सकते हो इसको क्योंकि ये पहली रेखा है, और बामर का जो है आप लैम्डा 2 भी कह सकते हो, सॉरी ये भी प्रथम रेखा है तो लैम्डा B1 भी होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे खत्म हो गया सवाल ही, अनुपात निकालना है तो लैम्डा L1 डिवाइडेड बाई लैम्डा B1 कितना आएगा, 4/3R बटे में 36/5R, R से R कैंसिल, ठीक है, 4 9 36 9 आएगा, तो इसके साथ ऊपर तो कितना आ जाएगा, 5/9 27। तो यानी लाइमन श्रेणी की प्रथम तरंग दैर्घ्य तो बामर श्रेणी की प्रथम तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, 5:27। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले समझ में आया बेटा, 27/5 की 5/27 बताओ, बताइए समझ में आया बेटा। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है उपकोषों के आधार पर, ये बहुत मॉडर्न जमाने की बात है। इन श्रेणियों को तब ये सब आउटडेटेड चीजें पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को। तुम लोग कहोगे क्या सर आप मजाक कर देते हैं बीच बीच में, ये सब आउटडेटेड चीजें पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये जो कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हो, पहले तुमको कोष के आधार पर सिखाया गया होगा ना, ये सब आउटडेटेड चीजें हैं। कह रहा है आर का मान रखिए, क्यों मान रखें, जब आर से आर कट जा रहा है तो मान रख के टाइम पास क्यों करना बताओ। ये केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही ये सारी चीजें सही हैं। अब चलो तुम अगर बोल ही दियो 114 के लिए, तुमको बता भी दूं जरा मैं कि ये केवल हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए सत्य है, समझे, केवल हाइड्रोजन सदृश। 4 तक चले जाओ बहुत, तुम तो 114 जा रहे हो। ये केवल तब मतलब जब शुरुआत थी एकदम परमाणु मॉडल की, ये तब की बात है, ठीक है। 4 तक ही बहुत है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना, बेरिलियम 3+ बनेगा ही कहां से, ठीक है, लेकिन बनेगा तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक।
और ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं यार, कितनी फालतू चर्चा करोगे बताओ। लेड के बाद उधर तो सब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं ना, तो उनकी चर्चा करना ही बेकार है। ठीक, उनकी तो चर्चा करना ही बेकार है, सब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। बट फिर भी लॉजिकली मैं तुमको बता रहा हूं चीजों को। आगे चलें, अगले सवाल की ओर कूच करें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा, पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा है ना, कि तरंगदैर्घ्य इतनी है। तो पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा, पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा, तो लाइमन बामर पाश्चन यानी कि n1 बराबर 3 में कूदेगा, और प्रथम मतलब n2 बराबर 4 से कूदेगा, है ना। और इसकी तरंगदैर्घ्य आपको दिया हुआ है, तो लैम्डा P1 आपको दिया है 875 एंगस्ट्रॉम, सही है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। अच्छा देखो, मैंने लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य अभी अभी तो निकाली थी पीछे, है ना। कितनी आई थी, किसी को याद है? 4/3R आई थी क्या? बताओ, अभी निकाला, दोबारा मेहनत मैं क्यों करूं बताओ। ये इतनी आई थी ना कि नहीं आई थी, बताओ जल्दी से। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा इतनी ही तो आई थी यार, अभी तो पीछे किए थे हम लोग, यही आया था 4/3R। दोबारा क्यों मेहनत करें बताओ, बोले भाई, दोबारा मेहनत क्यों करें। पाश्चन निकाल लेते हैं, तो 1/λ P1 बराबर 1, सॉरी R ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर तो 9 माइनस 1/n2 का स्क्वायर तो 16, कितना आ जाएगा 1/λ P1 कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए कितना आएगा, 16 में से 9 कितना 7 आएगा, है ना। तो 7 और नीचे आ जाएगा 16 144, तो 7/144R, तो लैम्डा P1 कितना आ जाएगा 144R/7, सही है। अब कह रहे इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो लो भैया, पाश्चन का पहला रेखा, पाश्चन का पहला रेखा बटे लाइमन का पहला रेखा, ठीक है। तो 144R/7 डिवाइडेड बाई 4, नहीं गलत बोल गया यहां पे मैं, गलत बोल गया मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, है ना। 144 तो सही लिखा था मैंने, ऊपर ही जाएगा, लेकिन /7R हो जाएगा। अब सही लिखा मैंने, ठीक है, अब सही लिखा मैंने, तो इधर भी सही करो सर। तो 144/7R बटे में 4/3R, R से R कैंसिल, 4 से कट जाएगा, यहां जाएगा तो 4 3 12, 4 6 24 36, और 36 3 108/7, तो लैम्डा P1 बटे लैम्डा L1 बराबर, कुछ लोग कह रहे होंगे सर, जरा मेरा कैलकुलेशन चेक करना, क्या कह रहे हो बताता हूं, कि सर आप डायरेक्टली R की वैल्यू रख करके सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो। हम डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहे हैं सर लाइमन श्रेणी, अगर हमको सब कुछ पता है तो। ये बामर वाला क्यों दिया, ये फालतू का पाश्चन वाला क्यों। बहुत लोगों के मन में ये बात आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जरा मुझे। बेटा अनसॉल्व और क्वेश्चन बैंक दोनों एक ही चीज है, उसी अनसॉल्व को सॉल्व करके क्वेश्चन बैंक बनाई गई है चैप्टर वाइज। बेटा 3/4R था, 3R/4 नहीं था। किसी के मन में सवाल आया कि नहीं आया बताओ, कि सर हम डायरेक्टली यहां पे अगर R का मान रख दे तो हमें आंसर ही नहीं मिल जाएगा, या यहां रख दे तो आंसर ही नहीं मिल जाएगा। हम ये इतना टिडिम्मा क्यों फैला के रखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं चाह रहा कि आप R का मान रख के सॉल्व करो। एग्जामिनर को लग रहा है तुम्हें R का मान पता ही नहीं है, है ना, बिना R का मान यूज करे सॉल्व करो, इसीलिए क्वेश्चन बनाया है। ठीक, अब तुम दोनों को डिवाइड करो, लैम्डा L1 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड तुमने कर दिया था ना, मुझे मान रखना है यहां पे, मुझे मान दिया है पाश्चन का और निकालना किसका है, लाइमन का।
तो लैम्डा लाइमन कितना हो जाएगा? तो लैम्डा पास्चन गुणे 7/144 है ना। तो लैम्डा L1 कितना आ जाएगा? लैम्डा P1 कितना दिया? 875 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 144। क्यों भाई, समझ में आया क्यों बनाया ये क्वेश्चन? इसका पर्पस आप समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ मेरे को। इस क्वेश्चन को बनाने का पर्पस आप समझे क्यों? आप सोच रहे हो कि सर मैं आर का मान रख करके सॉल्व कर दूं। बेटा अगर आप उस तरह से करोगे तो आपका एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है खुश हो एक नंबर आपको दे दे, ठीक है। लेकिन अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया है, या अनसॉल्व का क्वेश्चन है, तो कभी कभी देखो आपको पता होना चाहिए कि आप सही करके भी कभी गलत कर रहे होते हो, है ना। एग्जामिनर ने इस तरह से क्वेश्चन इसलिए बनाया है ताकि वो ये मान के चल रहा है कि अगर आपको आर का मान नहीं पता है और आपके पास ये डेटा है तो आप बताओ कि किस तरह से हम तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट करेंगे। वो नहीं चाह रहा है कि तुम इस डायरेक्टली यहां आर का मान रख करके मुझे आंसर बताओ, वो ये चाह रहा है कि तुम इस डेटा का यूज करके मुझे आंसर बताओ। बात समझ में आई? हाँ बेटा, क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर लिए हो तो 90+ आ जाएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम में 90% चीजें रिपीटेड होती हैं, 10% वो आपके लक के ऊपर होता है, कभी कभी अलग से आता है, कभी कभी वो भी रिपीटेड में ही रहता है ना। लेकिन 90% तो गारंटी है। अगर तुम क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर ले रहे हो तो 90+ की गारंटी है, ठीक है। वो जो 10 नंबर है वो अगर आपने बाकी चीजें अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो कुछ अलग क्वेश्चन बनता है तब भी आप सॉल्व कर लोगे, और अगर रिपीटेड ही आ गया तो बल्ले बल्ले तुम्हारी 100 में 100 लेकर के आओगे तुम, ठीक। अब गुणा भाग आपके ऊपर है, आप गुणा भाग कर लीजिए, जो आए वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग में यहां नहीं करने वाला हूं, ठीक। अगर आपको सवाल में आर का मान दे देता है और एक कंडीशन नहीं देता है तब डायरेक्टली आप यहां मान रखो, हल करो, आंसर बता दो। लेकिन इस तरह क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं कि अगर इस तरह सवाल पूछा है तो हल भी इस तरह से करना है आपको। समझ में आई बात? चलो आइए उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन विभव देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उत्तेजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो अगर दूसरी से कूद के वो तीसरी में चला जाता है, ठीक एक कक्षा ऊपर चला जाता है, कहां? ठीक एक कक्षा ऊपर जाता है, तो हम बोलेंगे ये उत्तेजित हो गया है ना। कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी में कक्षा में चक्कर लगा रहा है और वो कूद करके अचानक से दूसरी कक्षा में चला जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया है, ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा उसको देनी पड़ी उसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। बहुत सिंपल है। कुल मिला के यहां से यहां जाने के लिए जितनी ऊर्जा लगी उस ऊर्जा को हम बोलेंगे क्या? उत्तेजन ऊर्जा। जितनी भी ऊर्जा लगी उसको क्या बोलेंगे? उत्तेजन ऊर्जा। अगर पहले में था तो दूसरे में आने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उत्तेजन ऊर्जा हो जाएगी, तीसरे में था तो चौथे में जाने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो उत्तेजन ऊर्जा हो जाएगी। मतलब ठीक एक स्टेप ऊपर जाने में जितनी ऊर्जा लगने वाली है उसे ही बोलते हैं हम उत्तेजन ऊर्जा। बोलिए बात समझ में आई सबको? बहुत आसान है। और इस ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहां से मिलती है? जब उसको W बराबर Q इंटू V, है ना, जब कार्य करते हैं तो यही कार्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदल जाता है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो जाएगा और जितना विभव लगाना पड़ेगा इस ऊर्जा को देने के लिए, उत्तेजन ऊर्जा को देने के लिए जो विभव लगाना पड़ेगा इसको बोलते हैं उत्तेजन विभव। क्या बोलते हैं? उत्तेजन विभव। क्योंकि विभव लगाएंगे तो Q इंटू V कार्य होगा और उसी कार्य से उत्तेजन ऊर्जा मिलेगी। तो कभी जो उत्तेजन क्या है तो बोलो इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा से ठीक ऊपर एक कक्षा में कूदना उत्तेजन कहलाता है ना। और ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, 10⁻60 सेकंड बाद कूद जाता है वापस अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। तो ठीक है ऊपर कूदना उत्तेजन कहलाता है। इसमें जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा।
और ये ऊर्जा देने के लिए जितने विभव से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना पड़ता है उसको बोलते हैं उत्तेजन विभव। बोली बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जरा मुझे, बोलो। क्लियर है? सही है? ठीक, आगे चलें। उत्तेजन ऊर्जा कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल है। फॉर्मूला किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? En बराबर -13.6/n², है ना? तो भाई यहां से यहां कूदा है तो कितनी ऊर्जा लगी है? तो अगर इसकी ऊर्जा को मैं E2 कह दूं, इसकी ऊर्जा E1 कह दूं, तो E2 में से E1 को घटाएंगे तो कितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा मिली वो पता चल जाएगी। तो E2 - E1 कर देंगे और यही फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने उठा करके, तो आपको मिल गया उत्तेजन ऊर्जा का फॉर्मूला। आप चाहो 13.6 कॉमन ले सकते हो और जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि सूत्र जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है। ठीक, व्यतिकरण नहीं हटा है, आएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आई? जल्दी से बताएं। बस 5 मिनट, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। पिछली क्लास में गड़बड़ ना हुई तो पिछली क्लास खत्म कर दिया होता मैं। ठीक, बहुत सिंपल है। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और ऊर्जा निकालना है, E2 - E1 कर दिया, बाद से पहले ऊर्जा घटा दिया। बहुत सिंपल है सारी चीजें, बार बार हम वही तो कर रहे हैं कब से, है ना? अब अगर आयनन की बात करें तो आयन मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग खुद इसका आंसर दोगे। कोई भी परमाणु आयन कब बनता है? अगला लेक्चर न्यूक्लियाई का, एक लेक्चर वो भी। कोई भी परमाणु आयन कब बनता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना? आवेश पाकर, अरे आवेश कहां से पाता है नालायक हो? आवेश पाकर, ठीक, आवेश पाता कहां से है? या तो वो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, यही तो होता है ना? या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है उसको पकड़ लेगा। ठीक है, त्यागने का मतलब क्या है? अब वो गया, पराया हो गया, तो उसके बाहरी कोश से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बताओ? आयनित हुआ है मतलब मान लो तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, तो n बराबर कहां जाएगा वो? क्लास 12th का न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप दिए गए नंबर पे ऑफिस संपर्क कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अनंत में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार। अगर कोई चला गया तो मतलब दोबारा लौट तुम्हारे पास नहीं आने वाला, मतलब कहां चला गया? अनंत में चला गया, है ना? बस यही डेफिनेशन है। आओ ये देखो तुम्हारे सामने, तुम लोग खुद बता दिया आयनन क्या है, बताओ। तुमने खुद बता दिया कि किसी ऊर्जा, एक ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा? अनंत में चला जाएगा, है ना? जवाब तुम लोगों ने खुद दे दिया, बताओ। इतनी आसान है फिजिक्स। बताओ भाई, है ना? बहुत आसान। ठीक, तुम लोग के अंदर से खुद निकल आया ना कि सर किसी भी ऊर्जा स्तर से अनंत में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसी क्रिया को आयनन बोलते हैं। तो यानी कि n1 बराबर कोई ऊर्जा स्तर होगा n जहां पे है इलेक्ट्रॉन, और n2 बराबर कहां चला गया? इंफिनिटी। तो सूत्र तो सेम लगाएंगे E2 - E1, लेकिन यहां n2 का मान इंफिनिटी रख देंगे, n1 का मान n1 रहेगा जिसमें भी है ना? तो आपको ये आयनन ऊर्जा मिल जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ।
क्लियर है? बताओ जल्दी। के लिए जितना विभव से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना पड़ता है उसको बोलते हैं आयनन विभव, ठीक पीछे वाले की तरह। ठीक है, और ये आपका आ गया लास्ट टॉपिक। नहीं, इसके पास एक क्वेश्चन छोटा सा है, तो लास्ट टॉपिक आपका ही है। बोर ने जो अपना दूसरा पोस्टुलेट दिया कि जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ये बोर ने बताया है ना। लोगों ने पूछा बोर बताओ तुमको कैसे पता, बोर ने कहा रात को सपना आया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, है ना। बोर नहीं बताया कैसे पता उनको, ठीक है। लेकिन फिर डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली भी कमाल के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा बोर की ऐसी तैसी मैं बताता हूं, ठीक है। इसको कुछ पता होता नहीं, लगता है कोई अपनी कॉपी में लिखा था और ये जाके चुरा लाया वहां से, समझ नहीं पाया कैसे आया है, और जो है उछल रहा है ज्यादा, ठीक। नहीं ऐसे कैसे किसी को पता चल जाएगा भाई, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। तो डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन, डी ब्रोगली का बहुत आसान है, कहे इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो एक्सप्लेनेशन था ना, ये कणों के तरंग सिद्धांत पर आधारित है कि जब कोई कण बहुत ही तीव्र वेग से गति करता है तो जो कण होता है वो बिहेव करने लगता है एक तरंग की तरह, वेव की तरह, ठीक है। जब कोई पार्टिकल प्रकाश के वेग के समकक्ष किसी वेग से गति करना प्रारंभ करता है, बहुत उच्च वेग से गति करना प्रारंभ करता है, तो वो एक तरंग की तरह बिहेव करने लगता है, ड्यूअल नेचर, है ना, द्वैती प्रकृति, जैसे प्रकाश में होती है वैसे कणों की भी होती है, ठीक है। जब प्रकाश, ऊर्जा और फोटोन यानी कण दोनों तरह बिहेव कर सकता है, तो इसका उल्टा भी सही हो सकता है, कण भी तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। डी ब्रोगली ने यह बात बताई थी चैप्टर नंबर 10 में, नहीं 11 में, है ना। तो डी ब्रोगली आए 11 के आगे चैप्टर नंबर 12 में, कहे मैं यहां भी समस्या दूर किए देता हूं। कहा जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है तो ये एक बंद परिपथ में गति कर रहा होता है, एक सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा होता है ना। जैसे तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो 1 डायमेंशनल मोशन में है ये, ठीक है। एक होती है अप्रगामी तरंग, जैसे दो सिरों पर अगर एक डोरी को बांध करके क्लैंप करके डोरी पकड़ के खींच दो तो डोरी ऐसे 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 कंपन करने लगती है। देखा होगा शायद कभी न कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, खिलवाड़ खेल में ऐसे किया होगा शायद कुछ। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे डोरी कंपन कर रही है ना, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर जब गति करता है ना तो वो बिहेव करता है एक तरंग की तरह। कैसे बिहेव करता है वो बिहेव करता है एक तरंग की तरह। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन पाया, एक तरंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी में, क्या बोला, जैसे ये अप्रगामी तरंगें जो होती हैं इनके बनने की एक शर्त होती है कि जो डोरी की लंबाई है, या बांसुरी में फूंक मारते हैं तो वहां सन्नादियां जो बनती हैं वो भी सेम चीज है, ठीक है। कहे जो डोरी की जो लंबाई है ना वो तरंग दैर्ध्य का पूरा पूरा गुणज होना चाहिए। मतलब डोरी में या तो एक तरंग दैर्ध्य बनेगी, एक तरंग दैर्ध्य, या तो दो तरंग दैर्ध्य बनेगी, है ना। कभी यह संभव नहीं है डोरी में कि एक तरंग पूरी बन जाए और दूसरी तरंग आधी रह जाए। कभी पूरी पूरी तरंग एक बन गई, दूसरी भी पूरी ही बनेगी। ये संभव ही नहीं है कि एक तरंग पूरी बने दूसरी आधी बन जाए, है ना। ये ऑलरेडी क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस हुआ होगा आप लोगों के साथ, जहां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहा ये पूरा पूरा पूर्ण गुणज होना चाहिए तरंग दैर्ध्य का। कहे सेम जब इलेक्ट्रॉन यहां गति करता है तो इलेक्ट्रॉन भी यहां पे बिहेव कर रहा होता है एक तरंग की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन भी बिहेव कर रहा होता है एक तरंग की तरह। और ये जो तरंग है ना ये अप्रगामी तरंग की तरह ही होती है ना। और इलेक्ट्रॉन जो तरंग की तरह बिहेव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, है ना, वो पूर्ण गुणज हो जाएगी। किसके? एल के, इसे यहां लिखा हम लोगों ने, ठीक है।
और यहां पे जो लंबाई है डोरी की वो क्या होगी, वो अगर इसकी त्रिज्या r है तो 2 पाई r डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो l की जगह आ जाएगा 2 पाई r, क्योंकि तरंग इसी डोरी में बन रही है, तो l की जगह 2 पाई r बराबर n लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 2 पाई r बराबर n लैम्डा। ठीक है, या 2 पाई r बराबर n इंटू डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है h अपॉन p, और p मतलब mv संवेग, यही होता है। ठीक है, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई को नीचे भेज दें तो यहां पे हमें मिलेगा m v r बराबर n इंटू h अपॉन 2 पाई। क्यों भाई, mv इधर गया 2 पाई नीचे आ गया, तो mvr यही तो कोणीय संवेग होता है किसी कक्षा में, और ये आगे किसके, n इंटू एच अपॉन 2 पाई के। देख लो भैया, यही बताया था डी ब्रोगली ने। कहा बोर का दूसरा वाला पोस्टुलेट यहीं से निकल के आया है। बोर कह रहा है सपने में देखा, हो सकता है खुद ही ड्राइव करके बोर भूल गया हो, या हो सकता है डर के मारे उसने थ्योरी ना बताई हो, ये वाली बोर को भी पता रही होगी, लेकिन बोर ने कहा अभी मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन तरंग है तो लोग भड़क जाएंगे मेरे ऊपर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा डर डर के उन्होंने पूरी बात बताई नहीं होगी। तो बात डी ब्रोगली आए होंगे, कहेंगे मैं बताता हूं ना यार इलेक्ट्रॉन तरंग है, बोर बात पछता रहे होंगे यार पूरा क्रेडिट तो लूट गया, ये काम मेरा, आगे सब कुछ ये ले गया। नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब तुम्हें मिलेगा अगले एपिसोड में। हम यही पढ़ने वाले हैं कि दोनों प्रोटॉन प्लस प्लस उसके बावजूद नाभिक में काहे एक दूसरे चिपक रहते हैं, एक दूसरे रिपेल काहे नहीं करते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ मेरे को, बताओ क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब मेरा जाने का टाइम हुआ तो कुछ लोग कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। क्लियर, जल्दी से बताओ, कोई डाउट किसी को, तो एग्जामिनर पूछ लेगा, तुम लोग बता दोगे ना। देखो ये मैंने बताया, पूरी वही कहानी यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, डोरी में संचरित तरंगों के समान द्रव्य कणों के अनुप्रस्थ व्यवहार, प्रकृति, दुनियादारी, अपरगामी तरंग, ये सब लिखा है इसमें, जो मैंने बताया एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलें फिर, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आखिरी स्लाइड है आज की है, इसमें हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता बताओ। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात करो। ओहो, आयनन ऊर्जा, सर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन में तो एक ही पहला ही कोश होता है ना, तो पहले वाले सवाल के लिए क्या करेंगे सर, n बराबर 1 रख लेंगे सर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी आयनन ऊर्जा, 1 से स्क्वायर डिवाइड करो तो -13 माइनस नहीं सर प्लस था फॉर्मूला, याद है, आयनन ऊर्जा प्लस था तो प्लस का 13.6 बटे 1 का स्क्वायर बोले तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बहुत आसान सवाल था, फर्जी सवाल लेके आया सर, अरे यही एग्जाम में आता है, फर्जी क्या है। करे बामर श्रेणी की एच बीटा मतलब एच अल्फा मतलब पहली, एच बीटा मतलब दूसरी, तो बामर श्रेणी में दूसरी रेखा, तो बामर श्रेणी मतलब लाइमन बामर, तो n1 बराबर क्या रखना है 2, है ना, और अल्फा बीटा यानी दूसरी तरंग, तो दूसरी तरंग मतलब 2 में कूदेगा 3 से और 4 से, तो दूसरी तरंग 4 हो गई, तो n2 बराबर 4, है ना। रख करके फॉर्मूला आपके सामने है, लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर प्लस 1 1/n2 स्क्वायर, आप सॉल्व कर लेंगे, क्यों भाई, कर लेंगे ना। ठीक है, तो ये बन गया कहानी दूसरा क्वेश्चन का, सॉल्यूशन आप ही करना है, आपको बाकी सब मान यहां दिया हुआ है, अपना करवर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक, तो आज की कहानी क्या यहां पर समाप्त की जाए। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस साल आने वाला है, इसको हल करके अच्छे से जाना एग्जाम में, बाद मुझसे मत कहना सर आपने पेपर आउट कर लिया, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, मैं ही निकम्मा कामचोर था जो किया नहीं आपके सवाल को। आज मैंने जितने सवाल आपको 3 मैंने सवाल कराए आज, इन्हीं 3 में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इन्हीं 3 मतलब इन्हीं 3 टाइप के। ठीक है, ये मत कहना सर उसमें आपने बामर की पहली कराया उसमें बामर की दूसरी आ गई,
अरे इसी तरह से आएगा, कोई और सवाल बन ही नहीं सकता इस चैप्टर में। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है? तो चलिए फिर आज की क्लास में करता हूं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है,